Audio Jungle. Audio Jungle. से आप सब आगंतुक पत्रकार साथियों का आभारी हूं और चूंकि मुझे 2-3 दिन के लिए पहाड़ों की तरफ जाना है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से रूबरू होकर जाऊं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल राज्य के दौरे पे आ रहे हैं और मैंने सुना कि राज्य के दौरे पर आने के साथ साथ उनका 12-14 किलोमीटर का रोड शो है और ये माना जाना चाहिए कि अब चूंकि इस प्रदेश में चुनाव नज़दीक है तो इस प्रदेश में चुनाव के नज़दीक पीछे प्लीज शांति रखिएगा। मेरा निवेदन है पत्रकार साथियों से, प्रेस वार्ता गतिमान है, कृपया शांति रखिए। तो इस चुनावी वर्ष में 8-9 महीने के बाद चुनाव हैं तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री जी का और देश के सत्ता में बैठे हुए तमाम नेताओं का निश्चित है कि उन्हें उत्तराखंड की चिंता अब तेज सताने लगी है। स्वागत है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की लोकल यूनिट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। पिछले 2-4 दिनों से एक खबर, एक समाचार पत्र की कर्तन 9 साल पहले की इस तरह से मीडिया जगत में घूम रही है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एक रैली में यहाँ आकर कहा था कि हमें 5 साल का मौका दीजिए और हम 5 साल में उत्तराखंड को नंबर 1 का राज्य बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी कृपया आप जब यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आम उत्तराखंडी के जहन में उभरता हुआ ये प्रश्न कि आज उत्तराखंड कितने नंबर पर है, कृपया इसको बता दीजिए कि आज उत्तराखंड कितने नंबर पे है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के प्रति पहले नंबर पर है। तो क्या 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी इस राज्य को इसी तरह गर्त में पहुँचाने के लिए आपने कहा था कि हम पहले नंबर पे इसको ला देंगे। मेरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से हम सब कांग्रेस जन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देहरादून आने पर ये 10 प्रश्नों से उम्मीद रखते हैं कि इनका वो जवाब देंगे। नंबर 1 प्रश्न है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको याद दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था तो आपकी पार्टी ने विपक्ष के धर्म को निभाते हुए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत किया, विपक्ष के धर्म को निभाते हुए सरकार को ये कहा, मांग की कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। और कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय की सरकार ने उन दोषियों के सामने कानून के प्रावधानों के तहत जो दंडित करने की कार्रवाई की, उसका परिणाम ये हुआ कि एक भी दोषी जीवित नहीं बच पाया। किसी ने आत्महत्या की जेल में, आपने खबरें आपने भी देखी होंगी, किसी को फांसी की सजा हुई, लेकिन एक भी जीवित नहीं बच पाया। ये कानून के प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई का हिस्सा था, नियम के पालन का हिस्सा था। आज मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप उत्तराखंड इतनी बार आ गए हैं लेकिन एक बार भी आपने अंकिता भंडारी के नाम का जिक्र नहीं किया। ये कौन सी शर्म है कि जो आपको अंकिता भंडारी का नाम लेने से रोक रही है। 15 किलोमीटर का रोड शो कीजिए, आप 30 किलोमीटर का रोड शो कीजिए, लेकिन उस रोड शो के दौरान उस सड़क में लगा हुआ ईंट, पत्थर, गारा, सीमेंट, लोहे का एक एक कण चीख चीख कर पुकारेगा कि प्रधानमंत्री जी अंकिता भंडारी का हत्यारा, अंकिता भंडारी के अपराधी आपकी पार्टी के तथाकथित बड़े नेता जो यहाँ के रहनुमा बने हुए हैं, उनकी भागीदारी थी उसमें। और चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री होने के नाते आपने
इस प्रदेश की सरकार को क्यों ये नहीं कहा इतनी बार, और आज भी जब वो कल आ रहे हैं क्यों नहीं कह रहे हैं कि कौन है वो तथाकथित वीआईपी जिसने उत्तराखंड की अस्मिता पर हाथ डालकर एक बेटी का जीवन समाप्त कर दिया। हम सब प्रदेश के लोग इस बात को प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी तैयारी के साथ आएँ, स्टेट की यूनिट उनको तैयारी करके जो जानकारियां हैं उपलब्ध कराएं और प्रधानमंत्री जी इस बात का खुलासा करें। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, 3 या 4 महीने का समय हो गया कि अपनी खाल बचाने के लिए उनके मुख्यमंत्री धामी जी ने सीबीआई जांच का ऐलान किया, लेकिन वो सीबीआई जांच आज तक कहां पहुंची। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपके पार्टी के द्वारा शासित इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी के माता पिता के एप्लीकेशन को आधार न बनाकर उस सीबीआई जांच में एक तटस्थ व्यक्ति के एप्लीकेशन को आधार बनाया, उनकी शिकायत को आधार बनाया। इसमें उनके इस बात के पीछे क्या साजिश है, स्टेट गवर्नमेंट से पूछें और इस राज्य की जनता को बताएं। प्रधानमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं विनम्रता से कि इस राज्य की जनता का उनके पार्टी के वर्तमान यहाँ के शासन पर और यहाँ के शासकों पर, मुख्यमंत्री पर और मंत्री परिषद पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए आपसे गुहार लगाई जा रही है कि आप आ रहे हैं तो आप इस बात का खुलासा करें जिन जिन बातों को हम जानना चाहते हैं। अगला, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको जानकारी है कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे डर है इस बात का और मुझे खौफ है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी के देहरादून उत्तराखंड आगमन तक, यहाँ रहने तक ऐसा अंदेशा है कि जिस प्रकार से रोज घटनाएं घट रही हैं, कोई और एक आध ऐसी घटना न घट जाए। इसलिए पुलिस चाक चौबंद रहे, पुलिस के लोग मुख्यमंत्री के चरण चुंबनों से दूर होकर अपने फर्ज का निर्वहन करें ताकि कोई इस प्रकार की घटना न हो। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी आप इस प्रदेश की सरकार को क्यों नहीं पूछते हैं कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति यह है कि देश के असामाजिक तत्व जगह जगह से, पूरे देश से इस प्रदेश में उनकी शरण स्थली बन गई है। और अभी कुछ दिन पहले किसी दूसरे प्रदेश के एक व्यक्ति को, जो वहाँ कई केसों में वांछित हैं, उनको इस प्रदेश में कारोबार का भी मौका दिया गया और उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। यह अलग बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश में उनको गोली मारकर हत्या की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी हम जानना चाहते हैं कि 2 गैंगों के आपसी संघर्ष में एक बहुत ही सम्मानित फौजी रिटायर्ड अफसर जोशी जी का देहांत हुआ। इस प्रदेश में ऐसी स्थितियां हैं, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी आप क्या कहेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप में वनों पर उत्तराखंड सरकार का या देश में सभी जगह वनों पर राज्य सरकारों का अधिकार पूरी तरह से नहीं है। इसलिए वन्य जीव और मानव संघर्ष में जितना नुकसान उत्तराखंड का हुआ है, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि विकासखंड पोखड़ा पौड़ी गढ़वाल का एक विकासखंड छोटा सा, उसमें सितंबर से लेकर अब तक 8 ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई, छोटे से जगह पर। तो पिथौरागढ़ से लेकर और उत्तरकाशी चक्राता तक तमाम जगहों पर पूरे राज्य में एक साल में अनगिनत घटनाएं हुई। मेरे पास उसका डाटा नहीं, डाटा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात का ऐलान करके जाएं कि ये इस दौरान जो इतनी बड़ी संख्या में ये घटनाएं घटी हैं, राज्य सरकार उसके लिए क्या रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है, इसको राज्य सरकार को पूछें। बेहतर होता वो रोड शो नहीं करते और मंत्रिमंडल की बैठक लेते और उस मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रश्नों का जवाब लेते। एक और बात है, प्रधानमंत्री जी का डायलॉग मैं आज उनको याद दिलाना चाहता हूँ, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन हम उसको करके दिखाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मैं उम्मीद करता हूँ कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ के पानी पर आपके द्वारा जो समय आपकी पार्टी का शासन यहाँ रहा, उस शासन के दौरान पहाड़ के जवानी और पहाड़ के पानी पर एक श्वेत पत्र कि हम एक श्वेत पत्र देखने की इच्छा रखते हैं जो कि आपकी सरकार बनाए कि इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया और कितना पानी रोक पाए और कितनी जवानी रोक पाए जो कि पहाड़ के काम आ सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर जवाब आए।
मैं उम्मीद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि उपनल के हमारे तमाम कर्मचारी भाई जिनको कि ये आदेश माननीय न्यायालय से मिल गया और आपकी सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से भी उनके पक्ष में आदेश हुआ, लेकिन अब तक राज्य की सरकार बहाने ढूंढ रही है उनको परमानेंट करने के। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बैठक लें मंत्रिमंडल की और उनसे पूछें कि भाई क्या जब डबल इंजन की सरकार है, आप ही की बात है कि भाई डबल इंजन की सरकार चाहिए, और अब डबल इंजन की सरकार में ये काम जो नियमानुसार हो जाने चाहिए वो काम नहीं हो रहे हैं, तो उसका क्या होगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मंत्रिमंडल की बैठक में पूछें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सहकारिता मंत्री पर लिखित रूप में आरोप लगाए कि ये नौकरियों को बेचने का कारोबार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कृपया आप इस मंत्रिमंडल में पूछें कि इस प्रकार के काम कैसे हुए। अभी सोशल मीडिया में कई चीज़ें दिख रही हैं, लोग कई तरह के आरोप नेताओं पर लगाते हैं, लेकिन जो सत्ता में होता है उनकी जवाबदेही होती है। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग जनता के टैक्स के पैसे पर, जनता के टैक्स के पैसे की कीमत पर शासन चला रहे हैं, अपने घर से नहीं ला रहे हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही बनती है कि वो इसका जवाब दें। इसी तरह अगला प्रश्न है, 826 स्कूल बंद हो गए। प्रधानमंत्री जी, आप हस्तक्षेप करिए, इन स्कूलों को दोबारा प्रारंभ कराइए। प्रधानमंत्री जी, कुमाऊं मंडल में एक मंडल में इस अप्रैल से 55 शराब की नई दुकानें खोली गई हैं और उसके लिए तर्क ये दिया गया कि सरकार को राजस्व बढ़ाना है। मतलब राजस्व बढ़ाने के लिए धामी जी को शराब और खनन के अलावा कोई और बात नहीं दिखती है। इनका आर्थिक प्रबंधन इतने गर्त में जा चुका है कि इन्होंने प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया और अब कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए शराब पिलाकर और अरविंद पांडे जी के हिसाब से 50-50 फुट नदियों में गड्ढे करके वो कर्ज के ब्याज को चुकाने की तैयारी सरकार कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी, इस मौके पर मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड को जितना भी कर्ज मिला है, अब तक जितने भी कर्जे में है, एक मुश्त ये कर्ज उपादान योजना राज्य सरकार के लिए कर दी जाए कि उत्तराखंड पर जितना भी कर्ज है केंद्र की सरकार उस कर्ज की प्रतिपूर्ति करती है और उत्तराखंड को इससे मुक्त करती है। क्योंकि इनकी सरकार जाने वाली है और आने वाली सरकार इनके किए गए कर्ज के बोझ से दबी न रहे, इसलिए आपने ये कर्ज किया और आप ही केंद्र के हिसाब से इसको चुका के जाइएगा। हम ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा 10वां प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि एलपीजी की कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन एलपीजी की हर स्तर पर परेशानी है। एलपीजी हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से एलपीजी की शॉर्टेज हुई होगी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ईरान, हालांकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बात है, लेकिन फिर भी आम लोगों की जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूं कि हमारी एलपीजी की दिक्कत सिर्फ इसलिए हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हम जिस जगह थे, ईरान के साथ थे, उस जगह से हमने स्टैंड बदला, केंद्र सरकार ने स्टैंड बदला और उस स्टैंड को बदलने का खामियाजा ये हुआ कि जिस मार्ग से हमारे एलपीजी के बड़े बड़े जहाज आते थे, उस मार्ग को अवरुद्ध किया गया हमारे लिए उस स्टैंड को बदलने के कारण। और आज उस एलपीजी की मार आम आदमी उसकी मार को झेल रहा है, होटल व्यवसायी चिंतित हैं। इसलिए चारधाम यात्रा के दृष्टिगत और आने वाली गर्मियों की छुट्टियों के दृष्टिगत, जहां कुमाऊं मंडल से लेकर गढ़वाल मंडल के हर जगह पर्यटक बड़ी तादाद में आते हैं, मैं यह आश्वासन प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं कि एलपीजी का स्टॉक, एलपीजी की सप्लाई विगत वर्षों की भांति जितना कंजम्पशन विगत वर्ष इस कालावधि में अप्रैल से लेके और नवंबर तक जितना कंजम्पशन था, उससे 5%, 10% अतिरिक्त सप्लाई के साथ उत्तराखंड की एलपीजी की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाएगा। ये गारंटी मैं प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को, चूंकि ये उत्तराखंड के हित के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप सब लोग अपने अपने मीडिया के चैनलों में, अपने सोशल मीडिया के चैनलों में, अपने समाचार पत्रों में
स्थान देकर उत्तराखंड के हितों के साथ खड़े होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपका कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। धन्यवाद।